Hello everyone, I welcome you here to the Gyanastli classes. So in this video, we'll discuss about the test of research in education, and in this video, I'll cover all the 3 tests related to research. So here we start. First question, for conducting action research, reviewing of related research is done to. हम रिसर्च में उसकी लिटरेचर को या उसकी प्रीवियस जो भी रिसर्च उस टॉपिक पे हुई है उनको हम क्यों रीचेक करते हैं या उनके हम क्यों गो थ्रू होते हैं उसको करने से पहले. रिव्यू ऑफ लिटरेचर डील करता है बेसिकली उस रिसर्च पर पहले कितना काम हो चुका है, उससे हमें क्या आइडिया मिल सकता है, आइडिया लग जाता है कि हम कैसे स्टार्ट करनी है, हमें किस तरह की सैम्पलिंग यूज करनी है, हमें क्या प्रोसीजर यूज करना है. तो ये सब रिसर्च ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आता है. सो इन दिस वी हैव classify the design of the study. No. Ascertain the quantitative or qualitative nature of the situation. Yes, this is the answer. B. Ascertain the quantitative and qualitative nature of the situation. सपोज इफ वी हैव, अगर हम किसी भी टॉपिक पे अपना रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले उस टॉपिक पे किसी ने रिसर्च किया हुआ है और बहुत ही फ्रूटफुल रिसर्च है, तो हम उसकी रिसर्च को देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम इसमें किस टाइप का मेथड यूज करें, कौन सी सैम्पलिंग यूज करें, प्रोसीजर क्या होना चाहिए. सो ऐसा थोड़ा आइडिया लग जाता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे. सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन C. Now next question, this is the match of the following. इधर आपको कुछ टर्म्स दी हुई है रिसर्च से रिलेटेड और इधर उनका डेफिनेशन या मीनिंग दिया हुआ है. सी पार्सिमनी. पार्सिमनी जो टर्म होती है वो डील करती है कि हम जब रिसर्च लिखते हैं अपना, तो उसमें हम जितना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, मतलब कम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करना, जार्गन्स का कम यूज करना और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज रखना, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में जब हम उसे यूज करते हैं तो वो हम पार्सिमनी कहते हैं. अच्छा, इसको आप प्रिसीजन से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि प्रिसीजन होता है कि हम किसी भी चीज को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में या ब्रीफ तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वो चीज प्रिसीजन में आती है. पर पार्सिमनी डील करता है कि हम किसी भी रिसर्च को लिखें, उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए, हमें कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या फिर बहुत ही ज्यादा जार्गन्स और ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है. बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जब हम रिसर्च लिखते हैं तो हम उसमें पार्सिमनी का ध्यान रखते हैं. ओके. एंड एम्पेरिसिज्म. सो पार्सिमनी इज रिलेटेड टू दी दिस पार्सिमनी इज रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. जितना सिंपल हो उतना अच्छा है. एम्पेरिसिज्म इज रिलेटेड टू नॉलेज शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल. Empiricism. Precision is related to the research statement should be based on accurate measurements. मतलब बहुत ही ब्रीफ तरीके से हम लिखें, ठीक है. एंड ऑब्जेक्टिविटी इट इज रिलेटेड टू दी कि उसमें कोई भी पर्सन, तभी कोई वर्क ऑब्जेक्टिव होता है. अब उसमें आप अगर बायस हो जाएंगे और अपने व्यूज उसमें डालेंगे तो दैट वर्क विल नॉट बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिविटी उस वर्क की खत्म हो जाएगी. तो इसलिए इसका होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च शुड नॉट रिफ्लेक्ट पर्सनल बेसिस, ठीक है, और बायसनेस नहीं होना चाहिए. सो फॉर दिस द आंसर इज 4352. 4352 इज द आंसर. 4352. नेक्स्ट क्वेश्चन. An investigator uses 2 matched groups to compare effectiveness of 2 methods of teaching science. This study is called. So, हम कौन सी ऐसी हमारी रिसर्च है या कौन सा ऐसा स्टडी है जिसमें हम 2 ग्रुप्स लेके चलते हैं और एक का इफेक्टिवनेस दूसरे ग्रुप पे चेक करते हैं. सो दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसमें हमारे 2 ग्रुप होते हैं. एक होता है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. और जिसमें हम एक पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं. तो दैट इज डन इज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल स्टडी. This is the answer. 4th question. Which of the following type is most useful for the government in planning policies? So, इसमें से कौन सा टाइप सबसे ज्यादा सही है गवर्नमेंट को पॉलिसी प्लान करने के लिए, कौन सा रिसर्च टाइप? सो ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बहुत सारी रिसर्च होती है, इसकी भी टाइप होती है. तो जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी प्लान करती है तो वो सिर्फ एक रिसर्च को लेके नहीं कर सकती कि वो हिस्टोरिकल बेसिस पे कर ले या एक्सपेरिमेंट करके कर ले. वो एक रिसर्च को, बहुत सारी रिसर्च को क्लब करके फिर कोई पॉलिसी फॉर्म करती है. उसके इनपुट आउटपुट प्रोसेस देके उसमें कितना
हम इनपुट लगा रहे हैं, कितना आउटपुट आ रहा है, उसका इफेक्टिवनेस देखिए, सारी चीजें देख के कोई गवर्नमेंट पॉलिसी प्लान करती है। तो इस पॉलिसी प्लानिंग में हमें सिर्फ एक टाइप की रिसर्च की वी कैन नॉट से कि वो बहुत रेलेवेंट होगी, इसमें बहुत सारी टाइप्स की रिसर्च भी जरूरत की होती है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज जिसमें हमारी बहुत टाइप की रिसर्चेस भी इंक्लूड होती हैं, जैसे पैनल हो गया, कोहर्ट हो गया, ट्रेंड हो गया, ये सब इसमें आता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज और रिसर्च डील्स विद दिस। ओके, सो द आंसर इज डिस्क्रिप्टिव स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ रिसर्च इन लिस्ट 1 एंड उनकी एक्सप्लेनेशन है लिस्ट 2 में। सो फर्स्ट इज फंडामेंटल रिसर्च। नाउ फंडामेंटल रिसर्च it deals with advances scientific knowledge with addition of basic laws and principles. So of course fundamental या फिर pure या फिर basic research ही ऐसी research है जिसमें हम एडिशन ऑफ प्रिंसिपल्स या फिर बेसिक लॉज का एडिशन करते हैं या न्यू इन्वेंट करते हैं। सो फॉर फंडामेंटल रिसर्च एडवांसेस साइंटिफिक नॉलेज विद एडिशन ऑफ बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स। ओके, नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च इट डील्स विद एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च बेस्ड नॉलेज इन अ गिवन फील्ड। मतलब अप्लाइड रिसर्च में हम जो भी जैसे हमारे जो लॉज हैं या प्रिंसिपल्स हैं उनको जब अप्लाई करते हैं, जिस फील्ड में जाके जिस सिचुएशन पे हम उसको अप्लाई करते हैं, तो वो रिसर्च अप्लाइड रिसर्च हो जाती है। एंड देन इवैल्यूएशन रिसर्च। सो इवैल्यूएशन रिसर्च डील्स विद द it explores research based knowledge about a specific practice. So the answer is 214. Next question. In educational research, case method study give importance to. So case method study give importance to unique characteristics. क्योंकि जब आप case method study को यूज करते हैं रिसर्च में, तो आप किसी एक एस्पेक्ट से डील करते हैं। या आपने ले लिया डोमेस्टिक वायलेंस ले लिया, या आपने वुमेन एम्पावरमेंट ले लिया, या फिर आपने कोई भी एक जैसे डिसेबिलिटी पे आप वो चेक कर रहे हैं, किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी पे जाके आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी हर पूरी कम्युनिटी की जिस पे आप केस स्टडी कर रहे हैं, जिस जहां से आपने सैंपल लिया है, वो जो रिसर्च आपकी वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की रिसर्च होगी। अब जैसे आप सपोज आपने कोई ट्राइबल कम्युनिटी से कोई भी एक सिचुएशन ले ली, जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं, मिड डे मील एंड ऑल, जो भी ले लिया आपने, तो वो जो आप जब रिसर्च जनरलाइज करेंगे, जो भी आप अप्लाई करेंगे, जो भी आप कंक्लूजन लेके आएंगे, तो वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे ही अप्लाई होगा। आप उस चीज को हर एक कम्युनिटी पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस से लेके कोई अपना रिसर्च किया है, तो आप उस चीज को उन्हीं विमेन पे अप्लाई करेंगे जिनके साथ ऐसा होता है, जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और जिनके साथ नहीं होता तो ऑफकोर्स आप उन पे अप्लाई नहीं करेंगे। सो इसकी जो होती है रिसर्च, वो होती है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब उस कम्युनिटी की, उस पार्ट का एक कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगा या कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा जिस पे आप रिसर्च करेंगे। सो द आंसर इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in formulation of research problems for educational studies using quantitative paradigms, a sequence of logical steps has to be followed. Now select the proper sequence. यहाँ पर आपके पास sequence है, अब आपको इनको proper arrange करना है, proper form में arrange करना है. So we have now first is deciding the specific problems, second is determining the field of study, third is identifying the variables involved, and fourth is evaluating on the basis of personal academic suitability of the problem. So of course first we will determine the field of study कि हमें कहाँ पर study और किस तरह की study करनी है. then we will decide the specific problem. हम फिर उस चीज को बहुत ही concise manner में एक problem decide कर लेंगे. then we will identify the variables involved. हम उसके लिए variables वो करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें involved हैं. And then we will evaluate on the basis of personal and academic suitability of the problem. So the answer is 2134. This is the proper sequence. Next question. Importance of the subject, feasibility and time needed for the study have essentially be kept in mind at the time of. देखिए सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है, feasible कितना है, टाइम कितना लगेगा, ये सब हम किस स्टेप रिसर्च के किस स्टेप पे सोचते हैं. सो ऑफकोर्स ये सब हम अपनी प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के टाइम पर ही सोच लेते हैं कि हमारे पास अगर हमने ये प्रॉब्लम लिया तो वेरिएबल्स क्या होंगे हमारा, मतलब उन वेरिएबल्स के बहुत सारी रिसर्च ऐसी होती है, ग्राउंडेड होती है, मोस्टली ग्राउंडेड या फील्ड स्टडी होती है, जिनके हम प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमें उसको डेटा जो उसका कलेक्ट करते हैं उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाती है. मतलब कोई आसानी से हमें इतनी अच्छी तरह से नहीं बताता है तो उसके लिए प्रॉब्लम आ जाती है. तो जब भी हम अपनी प्रॉब्लम को डिसाइड करें तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि हमें इसमें कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, क्या इसका डेटा अच्छी तरीके से अवेलेबल है,
रिव्यू ऑफ लिटरेचर है इसका, पहले इस पर कुछ काम हो चुका है, या फिर मतलब डेटा अवेलेबल है, फीजिबल है, वेरिएबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है एंड ऑल, ये सब हम तभी डिसाइड करते हैं जब हम प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं. सो द आंसर इज सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चंस लाइक व्हाट data is to be collected, what characteristics of data are relevant and needed to be studied, and what techniques are to be used for the purpose can be answered in. So ये जो सारे questions हैं आपके कि आपको data कैसे collect करना है, कौन सा data collect करना है, characteristics क्या होती है data की, ये सब चीजें हम कब involve करते हैं? Of course जब हम problem को define करते हैं या identify करते हैं properly. So B is the answer. So B is the answer. Next question. A researcher is studying the effect of reinforcement on students' achievement with appropriate controls imposed in practical situation. What is the type of research in that situation? So that is the type of research applied research है. Applied क्यों है देखिए. So it is applied research. And why it is applied research? See. अब आपके पास एक situation है जिसमें researcher रीइंफोर्समेंट का इफेक्ट स्टूडेंट्स के अचीवमेंट पे देखना चाहता है कि कितना उनके अचीवमेंट पे रीइंफोर्समेंट का इफेक्ट पड़ता है. नाउ सी, ये जो है रीइंफोर्समेंट का और अचीवमेंट का जो इफेक्ट है, ये ऑलरेडी पहले से ही एक प्रिंसिपल है. जैसे हम अपनी कंडीशनिंग एंड ऑल की थ्योरीज में पढ़ते हैं, ये पहले से ही प्रिंसिपल हमारे साइकोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है. तो हम इस प्रिंसिपल को अपनी क्लास में एक टीचर अप्लाई कर रहा है. अब इस प्रिंसिपल को आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्लास में देखने के लिए, मैं भी अप्लाई कर सकती हूँ और कोई और भी कर सकता है. सो ये एक्शन रिसर्च तो नहीं है, क्योंकि वो इमीडिएट सॉल्यूशन से या फिर सिर्फ डूअर नहीं है उसको यूज कर रहा है. ये इसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी टीचर इसको यूज कर सकता है. सो दैट इज अप्लाइड रिसर्च. हम जो उन साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज को बनाया है कि रीइंफोर्समेंट से अचीवमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो हो गई उनकी फंडामेंटल रिसर्च. अब जब हम उसको अपनी क्लास में यूज कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन पे यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च. और एक्शन रिसर्च इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि एक्शन रिसर्च डील्स विद कि आपने तुरंत रिसर्च की, तुरंत आपने सॉल्यूशन लिया और आप ही ने यूज कर लिया उसको. सो दैट इज एक्शन रिसर्च. उसकी कोई पहले से प्रिंसिपल नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता, आप तुरंत ही उसको अप्लाई, मतलब तुरंत ही आप उसको जनरेट करते हैं, तुरंत ही आप उसको यूज कर लेते हैं. सो अप्लाइड रिसर्च इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A teacher is studying the impact of his personal association with student on a student's discipline in her classroom. This type of research may be called as, so this type of research is called as action and applied research. ये मैंने आपको previous question में अच्छे से समझाया था. So the answer is B. Next question. In a study, the effect of peer learning is being studied in relation to students' achievement and motivation. What type of research level would be acceptable for this study? So of course it is applied research. We are applying the principle. इसका मैंने आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सप्लेन किया था. So this is applied research. Next question. A systematic, objective and deliberate effort at answering meaningful questions pertaining to a field of inquiry or about phenomenon is called. So it is called research. Of course systematic भी है, objective भी है. इन्हीं दोनों वर्ड से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि that is called research. So the answer is research. Next question. Which one is not a valid argument for conducting research in education? So कौन सा वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है. हम रिसर्च को कंडक्ट कराते हैं फॉर एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल थ्योरी, यस. फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, ऑफ कोर्स. फॉर इम्प्रूविंग सोशल अवेयरनेस ऑफ टीचर्स, ये भी हो सकता है. फॉर डेवलपिंग साउंड एजुकेशनल पॉलिसीज, ये भी करेक्ट है. सी, इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट है. कहीं ना कहीं हम इन चारों के लिए इस चीज को यूज करते हैं, बट मोस्ट रेलिवेंट इसमें जो है वो है ए, बी एंड डी. सो जो सोशल अवेयरनेस ऑफ टीचर्स है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है. सो हम इसको कंसिडर करेंगे as the not a valid argument. Okay, so the answer is for improving social awareness of teachers. Next question. Which type of research aims at explanation of the status and conditions exist at present? Now this type of research deals with the descriptive kind of research. जब हम किसी प्रेजेंट की कंडीशन पे अपनी रिसर्च को एम करते हैं, so that is called descriptive research. Next question. Some usual steps in conducting research are given below.
आइडेंटिफाई द कोड विच गिव्स एक्सेप्टेबल रैशनल सीक्वेंस. नाउ इसमें भी आपको सीक्वेंस देखना है कंडक्टिंग रिसर्च का. सी, formulation hypothesis, collecting data and its analysis, identifying the research problem, testing the hypothesis. So of course what you will do, सबसे पहले तो आप research problem को ही identify करेंगे, फिर आप उसके लिए hypothesis को formulate करेंगे, then you will collect data and analyze it, and then you will test the hypothesis. So the answer is 3, 1, 2, 4. Next question. Which one of the following may be considered as the best source for the formulation of the research problem? So, of course, consulting the research supervisor, नहीं. Holding a discussion with librarian, नहीं. Reflecting on research articles reported in a journal. अब देखिए ये क्यों है. मोस्टली क्या होता है, जो आपके ऑनगोइंग टॉपिक्स होते हैं, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं या फिर जो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक्स होते हैं, जिनकी बहुत ही डिमांड होती है, जिन पे रिसर्च अभी तक नहीं हुई होती या बहुत अच्छी रिसर्च हो सकती है, ये सब आपको यूजुअली आपको रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इन सबको पढ़ के पता चलता है. रिसर्च सुपरवाइजर जो होता है वो भी आपको सजेस्ट करता है, बट जो बेसिकली ये होता है, ये सब हमारा फॉर्मुलेशन का, ये सब माइंड में आपको स्ट्राइक करता है कि चलो आज इस वेरिएबल पे रिसर्च करें, या जो भी है इस सिचुएशन को लेके रिसर्च करें, ग्राउंडेड करें, विमेन एम्पावरमेंट पे करें, आजकल बहुत चल रहा है, या जो भी है, जो भी हॉट टॉपिक्स होते हैं आप यूजुअली उन्हें कंसिडर करते हैं, और ये सब आपको न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और मैगजीन से ही पता चलता है. सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. If two variables x and y have significant positive relation, which of the following statement is true? So जब आपका positive relation होता है तो of course इसमें x and y vary together, तभी वो positive relation है. वरना negative correlation में क्या होता है कि एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, दूसरा इंक्रीज होता है तो पहला डिक्रीज होता है, ऐसा होता है. पॉजिटिव में अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं तो दोनों हो रहे हैं. So that is called positive correlation. Next question. The hypothesis in research is usually formulated on the basis of. So it is formulated on the basis of setting up relationship between two or more than two variables. हम अपने hypothesis variables के ऊपर ही बनाते हैं ना, कि जैसे reinforcement का student पे क्या इफेक्ट है, तो दो वेरिएबल्स हो गए, या फिर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं. मेनली हमारे हाइपोथेसिस वेरिएबल्स को ही रिफ्लेक्ट करती है और इसी पे बेस होती है. सो इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइपोथेसिस मेकिंग इज बेसिकली अ क्रिएटिव प्रोसेस. अब क्रिएटिव कैसे है, देखिए आपने देखा होगा बहुत सारी रिसर्च होती है जो सेम टॉपिक पे होती है, सेम वेरिएबल्स के साथ होती है, पर फिर भी आप देखेंगे उनकी जो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होती है या फिर उनकी जो रिसर्च होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि इस चीज में इस चीज में सब्जेक्टिविटी होती है कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करते हुए हर एक इंसान का दिमाग अलग क्रिएटिव तरीके से चलता है कि हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं, हम इतना अच्छा क्लिकबैट बनाएं अपने रिसर्च के लिए या फिर अपने मोस्टली यूट्यूब चैनल्स के लिए, इन सब के लिए, कि बहुत अच्छी तरह से लोग अट्रैक्ट हो या लोगों को अच्छा लगे पढ़ने में, सुनने में. सो इस चीज को लेके हम क्रिएटिविटी का यूज करते हैं. सो द आंसर इज क्रिएटिव प्रोसेस. टेस्ट नंबर 2. A researcher wants to conduct a large-scale survey regarding the effectiveness of midday meal scheme. For this purpose, which tool will be suitable? See, अब आपको midday meal किसी रिसर्चर को midday meal पर उसके इफेक्ट के ऊपर रिसर्च करनी है, सो उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होगा क्वेश्चनर. आप लोगों से क्वेश्चनर भरवा सकते हैं कि आपको कितना अच्छा लगता है, लाइक डू यू फाइंड इट सिग्निफिकेंट और नॉट. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं और उनसे आप भरवा सकते हैं. ऑब्जर्वेशन शेड्यूल नहीं हो सकता, आप कहाँ तक उन्हें ऑब्जर्व करेंगे. सोशियोमेट्रिक, आपको कोई रिलेशंस नहीं देखने. इंटरव्यू भी इट्स नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट, आप कितनों का इंटरव्यू लेंगे, बट क्वेश्चनर एक बहुत ही फीजिबल और एक बहुत अच्छा मेथड है अपनी रिसर्च के लिए, वेरिएबल्स या सैम्पल एंड ऑल को यूज करने के लिए. सो लार्ज स्केल सर्वे पे तो बहुत ही अच्छा है आपका क्वेश्चन है. सो द आंसर इज बी. नेक्स्ट, अ गुड रिसर्च टूल इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ. So it is identified on the basis of reliability index coupled with its validity. दोनों चीज होनी चाहिए, reliable भी होना चाहिए और valid भी होना चाहिए. So answer is C. Next question. Which research tool is befitting for phenomenological research? अब phenomenological research में आप कौन सा research tool यूज करेंगे? आप यूज करेंगे सेल्फ रिपोर्ट. सेल्फ रिपोर्ट में बंदा खुद अपना सेल्फ रिपोर्ट में वो खुद ऑब्जर्व करता है और खुद ही फाइंडिंग्स देखता है फील्ड में जाके. फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च हुआ, आपका ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च हुआ, केस स्टडी रिसर्च हुआ. इसमें क्या करता है कि जो रिसर्चर है वो खुद ही जाकर देखता है और खुद ही फाइंडिंग्स को एनालाइज करता है और खुद ही रिपोर्ट करता है.
Question number 4, mention the non-probability counterpart of stratified random sampling. See, stratified random sampling probability sampling है और इसी का सिमिलर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कोटा सैम्पलिंग को कहा जाता है. इन दोनों को बहन भाई या बहने बहने भी कहते हैं. इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है. वो नॉन प्रोबेबिलिटी की में आती है और ये प्रोबेबिलिटी में आती है. सो द आंसर इज कोटा सैम्पलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच यूनिट टू बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल. नाउ सी, ऑफ कोर्स कोटा सैम्पलिंग. अब देखिए इसमें यही बोल रहा है कि कौन सी सैम्पलिंग ऐसी है, कौन सा टेक्निक ऐसा है जिसमें हर एक सैंपल के आने का प्रोबेबल चांस नहीं है, पूरा 50-50 चांस नहीं है. तो ये हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड इन सब में से कोटा सैम्पलिंग इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्टडी ऑन ट्राइबल कम्युनिटी द रिसर्चर फाइंड्स दैट देयर आर सेवरल ग्रुप्स इन विच द मेंबर्स एग्जिस्ट. As an advice to the researcher for the choice of sample, which method from among the following you will recommend? Now see, क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग में हम एक प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया या प्रॉपर कम्युनिटी से डील करते हैं. सो द ट्राइबल कम्युनिटी पूछा गया है. सो द आंसर इज क्लस्टर सैम्पलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ केस स्टडी ऑफ truant children in a school, a few cases have to be identified to compose the sample. Which of the following sampling procedures will you recommend for the sample of the case study? Now see, truant children वो होते हैं जो मोस्टली स्कूल्स को बंक करते हैं, स्कूल्स में नहीं आता. ऐसे बच्चों के लिए सबसे अच्छी होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग. अब वाई स्नोबॉल सैम्पलिंग? क्योंकि वही बता सकते हैं कि उनके साथ और भगौड़े कौन है स्कूल में, कौन बंक करते हैं. तो सबसे बेटर है स्नोबॉल सैम्पलिंग. नेक्स्ट, नाउ सी, in list 1 we have types of sampling, list 2 में उनकी characteristics है. So first is extreme case sampling. So extreme case sampling deals with 6 cases that are unusual. Purposive sampling में एक purpose होता है, so that deals with the 6 cases according to her judgment about the appropriateness. इसमें रिसर्चर बहुत ही बायस हो जाता है. वो अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सैंपल लेता है और अपनी रिसर्च करता है. पर्पोजिव सैम्पलिंग में स्नोबॉल सैम्पलिंग मैंने अभी आपको 7th क्वेश्चन में बताया था. सो स्नोबॉल सैम्पलिंग डील्स विद 6 हेल्प फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स टू आइडेंटिफाई एडिशनल पार्टिसिपेंट्स. सो द आंसर इज 3, 5, 4. इसमें एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जिस के लिए आपको जो आपको सैंपल चाहिए आप वैसा ही एक सैंपल ढूंढ के लाएं, उन्हीं से पूछेंगे तो वो आपको खुद ही और सारे अपने तरीके के सैंपल्स दिखा देंगे. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस विल टेंड टू डिक्रीज सैम्पलिंग एरर? सो विच विल टेंड टू डिक्रीज द सैम्पलिंग एरर? इंक्रीज इन द सैंपल साइज. दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे इंक्रीज आएगा. So increase in the sample size will decrease the sampling error. B is the answer. Next question. A method of sampling that ensures proportional representation of all sections of a population is technically called. So it is called stratified sampling, जिसमें पूरा proportionate अच्छी तरह से divided होता है, पूरा chances होते हैं हर एक के. Next question. When you read a research article published in a journal which is not peer reviewed, what aspect of the report should you be most concerned about? So of course we should be concerned about the rigor reflected in reporting the research. ये तो बहुत ही क्लियर है exactly कि हम इसी को अगर कोई जर्नल peer review नहीं है तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं. So B is the answer. Next question. So we have in list 1 we have type of test और वो किस चीज से डील करते हैं हमारे list 2 में. Standardized test. A standardized test deals with it is developed by experts, administered and scored by using an objective procedure. Norm reference test, it deals with it is used for comparing individuals in terms of their relative पोजीशन. डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ कोर्स हम लोग डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं. सो इट डील्स विद एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर फर्दर हेल्प. Criterion reference test, we use this test for raw scores in which they are compared with some predetermined standards. So the answer is 4, 2, 3, 5. Next question. लिस्ट 1 में आपके पास टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, लिस्ट 2 में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो फर्स्ट इज पर्पोजिव सैम्पलिंग. पर्पोजिव सैम्पलिंग इट डील्स विद दैट रिसर्चर रिलाइज ऑन हर ओन जजमेंट व्हेन चूजिंग मेंबर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन. रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ देन इज
Multi-stage sampling. So multi-stage sampling deals with the dividing of the population into subgroups and taking one more और मोर ग्रुप्स एट रैंडम. मतलब हम उसमें पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसमें कुछ एक या दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को यूज करते हैं. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इट डील्स विद ऑब्टेनिंग के इंटरवल थ्रू एन एंड यूजिंग इट फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सैंपल. अब आप इसमें सिस्टमैटिक सैंपल में कैसा होता है कि आपने हर 10th पर्सन को ले लिया या हर 5th पर्सन को ले लिया या ऑड पर्सन को ले लिया, इवन पर्सन को ले लिया, तो मतलब डिफाइंड होते हैं आपके नंबर ऑफ डिफरेंसेस आपके डिफाइंड होते हैं. सो दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इट डील्स विद stratified sampling deals with researcher divides the entire population into homogeneous subgroups and randomly selects the final sample. पहले हम population को homogeneous बनाएंगे, तब उसमें फिर हम ये sampling procedure use करते हैं. So that is stratified sampling. So the answer is 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3, 4 is the answer. Next question. Which of the following sampling techniques belongs to probability sampling? So इनमें से कौन सी probability sampling है? Of course, random sampling is probability sampling. बाकी सारी non-probability है. Next question. The dimensional sampling procedures is same as the. So it is same as the a further reinforcement of quota sampling. A is the answer. Next question. A well-defined aggregate form which a researcher selects some representative units from, this is from, not form, this is from, a well-defined aggregate from which a researcher selects some representative units for study purpose is called. So it is called population, जिसमें से हम अपने samples को निकालते हैं, वो पूरा area define करता है. So that is called population. Next question. When the population is homogeneous, which of the following sampling techniques will be more appropriate? So random sampling will be more appropriate. Simple है. Next question. The procedure of sampling which provides equal and independent chance to each unit while being selected in a sample. So it is called random sampling. सबके पूरे chances होते हैं भाई आने के. Next question. Sampling error cannot be estimated when the researcher employs. So it cannot be estimated when researcher employs stratified random sampling. Next question. Which of the following is not a non-probability sampling technique? इनमें से कौन सी non-probability sampling technique नहीं है? मतलब non-probability नहीं है तो वो probability है. So the answer is stratified random sampling. Next question. Okay, test number 3. Research and education test number 3. Now, first we have types of correlation and then list 2 में उनकी characteristics हैं. So first is product moment correlation. So product moment correlation deals with both variables are in an interval scale. Rank order correlation it deals with both variables expressed in an ordinal scale. Biserial correlation आपका deal करता है one variable is continuous and the other is artificially dichotomous. Okay, and point biserial correlation it deals with one variable is continuous and the other is truly dichotomous. So the answer is 2153. So the answer is 2153. Next question. In the process of standardization of a multiple choice test, the researcher while doing item analysis wants to test the hypothesis for each item response. The most appropriate statistics the researcher may use will be, so it will be chi-square या फिर chi बोल लो या फिर chi-square test बोल लो. So this is the association among variables in a scientific study is indicated quantitatively as. So it is indicated as coefficient. हम coefficient के use करते हैं उन्हें quantitatively show करने के लिए या indicate करने के लिए. So the answer is A. Next question. If the computed values are used only to explain the properties of a particular sample taken for the study, the statistics used is called. So it is called, of course, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. इन्फ्रेंशियल में तो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा शो होता है. सो द आंसर इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following research tools will be appropriate for an in-depth understanding of cultural and social aspects of a tribe? So of course
मैंने बताया था आपको कि वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें अगर आपको किसी भी ट्राइब की या कोई भी ऐसे टैबू टॉपिक के लिए अगर आपको सैंपल कलेक्ट करना है या फिर डेटा कलेक्ट करना है तो सबसे अच्छा होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. सो द आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन रिसर्च सिचुएशंस नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड फॉर. सो इट इज यूज्ड फॉर नॉमिनल डेटा. ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. दैट इज यूज्ड फॉर नॉमिनल डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a non-parametric test? So this is X square test is the non-parametric test. Next question. The range of coefficient of correlation between two variables is, so वो +1 और -1 होता है. This is the answer, +1 and -1. Next question. The most stable measure of variability is. So the most stable measure of variability is standard deviation. Answer is standard deviation. Next question. Which of the following falls under inferential statistics? So arithmetic mean falls under this inferential statistics. Of course बहुत ही common होता है mean, median, mode and all. So arithmetic mean आपका inferential statistics में बहुत use होता है. Next question. For conducting a study to understand the social customs in a tribal society, which of the following technique will be most appropriate? So, participant observation सबसे अच्छा है. Next question. A researcher reports a study in respect of prevailing class control procedures used by the public schools of UP. As an expert in research methodology, what will be your intelligent guess in respect of the methodology of research indicated below? So आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? Of course we'll suggest डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारी रिसर्च को आप ट्रेंड भी देखिए, आप कोहॉर्ट स्टडी करिए, उसका डेवलपमेंट देखिए, सारी चीज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सब चीज इन्वॉल्व होती है. सो दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन. Internal criticism of data is considered important in which of the following researches? So it is considered important in philosophical research. Next question. In which of the following form of inquiry research design functions as a specific and precise guidance? So it is in experimental research. Next question. It is done in experiment research. Next question. In which research design sampling is least necessary? So of course it is least necessary in case study because इसमें हम usually particular organization से या particular individual से deal करते हैं. So the answer is case study. Next question. Research for exploring the applicability of a theory or law formulated in a specific situation in the field of education is termed as. So it is termed as applied research. जब हम अपने laws और principles को apply करते हैं, so that is termed as applied research. Next question. Applied research. Next question. A non-government organization conducted a study in a Gram Panchayat to see the impacts of campaign approach on enrollment and retention of rural elementary school children. This is an example of. So this is an example of field experiment क्योंकि उस रिसर्चर खुद जाके देखेगा जो कि वहाँ पर कैंपेन जो हुआ है उसका क्या असर है वहाँ के स्टूडेंट्स पे या एनरोलमेंट पे या रिटेंशन पॉलिसी में क्या असर है. तो आंसर इज फील्ड एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Research conducted by classroom teacher to improve spelling among students in English language is categorized as. So it is categorized as action research. यहाँ पे action research है, active research नहीं. It is action research. Next question. A study of the causes of consequences of India's freedom struggle movement falls under which of the following type of research? So it falls under historical research, of course. It falls under historical research. So the answer is historical research. Next question. Now experimental study, edition number 20. Now in this experimental study, it deals with control because इसमें control group होता है, experimental group होता है. Historical study deals with criticism. Case study deals with intensive and ethnography deals with interpretative. So the answer is 2143. So this is the answer. Next question. Okay. So we are done with research in education. So from tomorrow we'll start our unit number 7. Till then, stay healthy, stay safe and bye.